70 मिनट के अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने तमाम उन सवालों के जवाब दिए हैं जो आप उनसे जानना चाहते हैं या फिर जो देश उनसे जानना चाहता है, जो उनके विरोधी उनसे जानना चाहते हैं। हम इन तमाम सवालों के जवाब आपको सुनाएंगे और उनका आकलन भी प्रस्तुत करेंगे। और ये मैं नहीं करूंगा बल्कि हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक मेहता जी और अरविंद मोहन जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही का। आप दोनों ही से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम को सुन लेते हैं कि पीएम मोदी ने योगी की जमकर तारीफ क्यों की और कहा, तारीफ करते हुए कि उनके कार्यों को अब विपक्ष लपकने की कोशिश कर रहा है। सुनिए। की बात कर रहे थे, अखिलेश जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई योजनाएं आपकी नहीं थी, माने बीजेपी की नहीं थी, वो उनकी अपनी योजनाएं हैं। आप अपनी जामा पहनाते हैं और आप अपनी उपलब्धि बताते हैं उसे। मुझे बहुत आनंद होता है जब ये सुनता हूं तो योगी जी की इतनी मेहनत और इतनी सफल योजना, इसको साकार करना और उसको कभी कोई एनकैश करने के लिए इधर उधर की बातें करता है, तो मैं उसमें से एक अर्थ ये निकालता हूं कि योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है, तभी जाकर के विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े। वरना विरोधी विरोध करता, कैश करने के लिए मैदान में उतरा है, मतलब योजना अच्छी है, योजना सफल है और सफल तरीके से समय सीमा में उसको पूरा किया है। और एक प्रकार से मैं इसको योगी जी की क्रेडिट मानता हूं। दूसरा विषय है, हमारे देश में एक कल्चर चला कि राजनेता और सरकारों का काम क्या, हर चीज पे हाथ डाल देना, बोलते रहना, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कभी इसके में। और कोई चीज दुनिया में उन्होंने छोड़ी नहीं है। कोई नेता मिल जाएगा वो कहेगा हम चंद्र पर मानवी भेजने वाले हैं। कोई नेता मिल जाएगा उसने कभी कहा होगा कि हम चंद्र पर व्यवस्थाएं खड़ी करने वाले हैं। और 100 साल के बाद भी, 50 साल बाद, 30 साल भी कोई कर देगा तो वो कहेंगे हाँ देखो हमने उस समय कहा था। ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत अहम है जो मैं अपने दोनों ही गेस्ट से पूछूंगा। आलोक मेहता जी, कल उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण का मतदान है। पीएम मोदी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं और न केवल तारीफ कर रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं कि उनके काम का क्रेडिट विपक्ष लपकने की कोशिश कर रहा है। टाइमिंग, मुख्यमंत्री की तारीफ और क्रेडिट की बात, कैसे आकलन करते हैं आप इसका? देखिए रवि, ये सबसे दिलचस्प बात है। बहुत साल के बाद इस तरह का मौका आया है जब चुनाव की प्रक्रिया 1 महीने चलने वाली है। उसके पहले बिल्कुल अंतिम क्षणों में एक इंटरव्यू बड़ा लंबा दिया है उन्होंने, क्योंकि कई विवाद क्योंकि संसद में उठे, संसद के बाहर भी उन्होंने, संसद में भी काफी कुछ बोला था। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि योगी जी को लेकर कई बार लोग ये कहते भाई मोदी जी के लिए वोट देंगे, कहीं न कहीं ऐसा है कि जो योगी जी के लिए लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के लिए देंगे, योगी जी को लिए कुछ लोग जो नाराज हों उनको भी प्रसन्न करने का जो भाजपा के पास रिपोर्ट होगी निश्चित रूप से। और क्षेत्रीय, जैसे उन्होंने, आप इसके साथ ध्यान दीजिए कि उन्होंने क्षेत्रीय नेतृत्व को बल मिले, क्षेत्रीय अस्मिता के लिए कुछ लाभ मिले, क्षेत्रीय हितों की रक्षा हो सके, उन मुद्दों को भी चर्चा की है जी। इसलिए वो ये नहीं दिखाना चाहते। और मेरा मानना है कि ये इंटरव्यू खाली उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, उसमें पंजाब की चर्चा की कि गोवा वगैरह इतना विस्तार से नहीं है, लेकिन मुद्दे तो कई हैं। चाहे आप जब उन्होंने कहा कि कहाँ पर आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू की गई, कहाँ ये नहीं किया गया, तो एक व्यापक किसानों का मुद्दा भी, क्योंकि कल पश्चिम उत्तर प्रदेश के आपने जो सवाल किया, तो योगी जी को उन्होंने इस तरह से मोहर लगाई है कि भाई भ्रम में मत रहो, क्योंकि बार बार ये कुछ योगी समर्थकों ने ये भी चलाया कि प्रधानमंत्री पद के तो आगे उम्मीदवार होंगे या ये हो जाएगा, तो उसको भाजपा में भी लोग नहीं चाहते हैं, कुछ लोग उनको हटाना चाहते हैं। इस तरह के भ्रम को प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू से कम यूपी के लिए तो साफ कर दिया। अरविंद मोहन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि विपक्ष अब तक हमलावर इस बात को लेकर के रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उनके किए गए कामों का क्रेडिट ले रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये मैंने किया था, योगी जी से अपना नाम देकर के प्रचारित कर रहे हैं। आज मोदी जी ने उल्टा कहा, उन्होंने कहा कि योगी के किए कामों का क्रेडिट विपक्ष लेना चाहता है। निश्चित रूप से आज का इंटरव्यू काफी मामले में महत्वपूर्ण है। 2 दिन पार्लियामेंट में जो बातें वो बोलते रहे वो बहुत ज्यादा, मुझे तो कम से कम बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो कांग्रेस और राहुल गांधी पे ज्यादा केंद्रित थी।
आज उन्होंने काफी सारे, ठीक चुनाव के पहले ये इंटरव्यू आया है, तो हम सबको ये उम्मीद थी कि ये चुनाव प्रचार का एक हिस्सा हो सकता है। और मोदी जी ने मीडिया का इस तरह का इस्तेमाल पहले किया है। अगर पहले चुनावों में देखेंगे कि वोटिंग हो रही है, उस दिन वो कोई उनका अच्छा प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जिसमें वो लगातार चर्चा में रहते हैं, वो आता रहा। लेकिन आज के इंटरव्यू में उन्होंने बहुत संतुलित ढंग से सारे सवालों का जवाब दिया, इंक्लूडिंग जो राहुल गांधी ने फेडरलिज्म पे सवाल उठाया था, या जो विपक्ष उत्तर प्रदेश में और पंजाब में जो जिन सवालों को उठाना चाह रहा है, उन सारे सवालों का जवाब दिया। और विकास योजनाओं को लेके बात की, सबका साथ सबका विकास की बात की, कम्युनिज्म की बात जो हम सब लोग भी बोलते रहे हैं कि बीजेपी के कैंपेन का एक हिस्सा है, उस तरह की कोई भी चीज कहीं सुनाई नहीं थी जी। तो अपनी योजनाएं, विपक्ष की कमजोरियां, परिवारवाद पे खास चोट उन्होंने की। तो ये सब चीजें मुझे लगता है जी कि जो मसले सबके दिमाग में थे वो आज के इंटरव्यू में आए हैं, और वो संतुलित ढंग से आया है, संतुलित ढंग से। अरविंद मोहन जी, मैं लौटूंगा आलोक मेहता जी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक और बात सुन लेते हैं। देखिए, बीजेपी में परिवारवाद और बाकी पार्टियों में परिवारवाद को लेकर के पीएम मोदी का क्या नजरिया है, वो लोकतंत्र के लिए परिवारवाद को कितना बड़ा खतरा मानते हैं। पहले पीएम से ये सुनिए उन्होंने इंटरव्यू में कहा, फिर इस पर रिएक्शन देंगे। परिवारवाद सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी में भी है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि परिवारवाद से जुड़े मतलब सेकंड जनरेशन लीडर्स तो आपकी पार्टी में भी हैं। बहुत फर्क है। ये फर्क, अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं थोड़ा विस्तार से जवाब दूंगा, बुरा मत मानिए। लेकिन देश की जनता को मैं झूठ के सामने सत्य समझाना चाहता हूं। एक परिवार से अनेक लोग जनता के बीच में जाएं, एक परिवार से 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं, और जनता उनको चुनाव करके भेजे, वो एक राजनीति का पहलू है। लेकिन दूसरा, एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है, पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है, जम्मू कश्मीर से शुरू करिए। 2 पार्टियां मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टियां हैं। अभी तक उसका कोई नया नेता देखा ही नहीं। आज देश में जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेता देखे, एक ही परिवार के देखे हैं। दोनों पार्टी, पंजाब में देखिए परिवार वाली पार्टी, आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी, आप तमिलनाडु में जाइए परिवार की पार्टी। ये परिवार ही पार्टी चलाता है, परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। एक पार्टी के 2 लोग अगर एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो पार्टी परिवार की नहीं बनी है। और ये दोनों को फर्क समझना होगा। कोई ऐसा कह करके इतने बड़े पाप से भाग जाए, ये नहीं चल सकता है। और मेरा मत है, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को ही वो नकारता है। दूसरा, जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक टैलेंट आए बहुत जरूरी है। इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिकरण ये बहुत आवश्यक है। अरविंद मोहन जी, परिवारवाद कितना बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए? जब परिवारवाद की बात पीएम मोदी ने की, तब उन्होंने अटैक किया, सीधे तौर पर राहुल गांधी पर अटैक किया, सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर अटैक किया।
निश्चित रूप से अभी परिवारवाद बड़ा मसला बनाया उन्होंने, और दूसरा ये है कि उनको सहूलियत है कि उनके विपक्षी जो हैं उनको परिवारवाद के नाम पे निशाने पर ले आए। उन्होंने उड़ीसा का नाम नहीं लिया, आंध्रा का नाम नहीं लिया, उसमें भी कोई पॉलिटिक्स देख सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे पूरे इस एशिया के इस इलाके में, बांग्लादेश देखिए, पाकिस्तान देखिए, लंका देखिए, बर्मा देखिए, ये हमारे जीन्स में कुछ है कि परिवार को एक्सेप्ट करना इस तरह से सब जगह है। अब ये क्या बीमारी है, इसकी कुछ ज़्यादा गंभीर पड़ताल करनी होगी या ज़्यादा गंभीर फैसले करने होंगे। मैंने देखा कि बिहार में कुछ दिनों तक नीतीश कुमार बहुत सख्त थे परिवार के नाम पे, और कोई टिकट नहीं देंगे अपनी पार्टी का, ये तो उनको तुरंत इसका नुकसान उठाना पड़ गया, और फिर उन्होंने इस सवाल को छेड़ना ही बंद कर दिया। तो ये क्या फेनोमेना है, ये अलग है। मोदी जी उसका इस्तेमाल आज की तारीख में इसलिए भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके प्रतिद्वंदी जो हैं वो परिवारवादी हैं, और उन पे अटैक करने वाले राहुल भी परिवारवादी हैं। आलोक मेहता जी, ये एक तरीके से विपक्ष पर हमले की हैट्रिक हो गई प्रधानमंत्री की, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा और अब ये इंटरव्यू। देखिए, और मैं थोड़ा सा अभी जो अरविंद जी ने कहा था उसी के साथ आगे बढ़ाऊंगा। अरविंद जी ने थोड़ा कहा था कि जो लोकसभा में भाषण या संसद में जो दिया गया, राज्यसभा में भी, वो उनको लगा कि ठीक नहीं। मेरा तो मानना है कि आज उन्होंने उसकी पुष्टि की। कांग्रेस मुक्त धारा वाली पार्टी है। कांग्रेस को वो प्रमुख मानते हैं कि देश में वही एक पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन उसके परिवारवाद को लेकर उन्होंने लोहिया जी को भी कोट किया, और मुझे अभी याद आया कर्पूरी ठाकुर जी ने मुझे बल्कि 77 में इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने बाकायदा अपने बेटों को कहा था, मेरा बेटे को नहीं आने दूंगा मैं। बिहार की बात संदर्भ अरविंद जी कह रहे हैं। तो ये बीजेपी संसंग या भाजपा की भी और लोहिया समाजवादी पार्टी की नीति रही थी। मुलायम सिंह जी वैसे देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह उनके साथ निकले, लेकिन वो भी समाजवादी विचार के नाम पे समाजवादी पार्टी का नाम लिया। लालू यादव भी जेपी मूवमेंट से निकले, लेकिन वो पूरे परिवार के लिए रहे। ये जो क्षेत्रीय दलों पर हमला क्षेत्रीय अस्मिता की स्वीकार रहा है, लेकिन उन्होंने उन पर इसलिए हमला किया कि बल्कि उन्होंने पंजाब का नाम भी लिया, आप ध्यान दीजिए, जबकि कल तक उनके साथ थी और कल फिर हो सकती है, इसकी संभावना बराबर बनी हुई है। तारीफ भी कुछ करते हैं उस मामले में, लेकिन और प्रकाश सिंह बादल के सबसे ज्यादा सम्मान यदि कोई करता है तो मेरा ख्याल मोदी जी करते हैं। मैंने देखा कई बार, आज से नहीं 50-25 साल से। ऐसी स्थिति में परिवारवाद पे हमला करके वो अपनी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को ही, और कांग्रेस पार्टी में यह है जाहिर सी बात है। एक आधा मिनट बोल लूंगा। जाहिर सी बात है। आलोक मेहता जी हमारे साथ बने रहेंगे, अरविंद मोहन हमारे साथ बने रहेंगे। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। पीएम मोदी ने आगे भी बहुत कुछ कहा है, उनकी बात भी सुनेंगे और क्यों कहा उसका आकलन भी करेंगे। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। दो सहेलियां थी एक जिनकी दुनिया, जिनके लिए एक दूजे से ज्यादा कोई सगा न था, मगर प्यार की दहलीज पर 3 जिंदगियों को किस्मत ने ऐसे बांधा कि प्यार को होना पड़ा आधा आधा। परिणीति 14 फरवरी से रात 10 बजे। तुम हमेशा इतनी निखरी कैसे? गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन जो दे मेरी त्वचा को प्राकृतिक निखार। गोदरेज नंबर 1 निखार। अब सिर्फ 10 रुपए में हमारा सबसे बड़ा साबुन गोदरेज नंबर 1। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। हम बाबू भैया जौनपुर वाले। पुराने वक्तों में एक मिसाल थी कि कौवा कौवे का मांस नहीं खाता। पुलिस फाइल उठा के देखो, नंबर 1 वांटेड है वो साला। तुझे 10 कुत्ते चाहिए या एक शेर? धर्म नहीं, ये धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। आज हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, पर गेम वही जीतता है जो खुद ही अपना रास्ता बना ले।
RummyCircle.com पे खेलो, रहो एक कदम आगे और जीतो मेगा प्राइजेस। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेलें। कोलेस्ट्रॉल की दवा व ब्लड थिनर्स कोलेस्ट्रॉल घटाने के साथ साथ आपके ब्लड प्रोफाइल को अनियंत्रित कर देते हैं, इसलिए लिपिडोम से प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल घटाइए। मैं खोलूंगी। इन डिब्बों में क्या है? सामान ही तो है, अपनों से जुड़े रहने का अरमान ही तो है। इन डिब्बों में क्या है? बिटिया के नए कल की उड़ान ही तो है। इन डिब्बों में क्या है? एक नई शुरुआत ही तो है। जरूरत का हर छोटा बड़ा सामान पूरे भरोसे और हिफाजत के साथ पहुंच जाएगी आपकी अपनी दुकान Amazon। कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया ना, इसीलिए फॉग फाइन। इसकी फाइन फाइन खुशबू सांसों में जाए, दिमाग में नहीं। फॉग फाइन, स्ट्रांग स्ट्रांग नहीं, फाइन फाइन। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। अब क्या करें? मिस्टर पॉलिसी बाजार, हमारे बच्चों का क्या होगा? टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया? मैं आज ही खरीद लूंगा। आज नहीं बेटा, अभी ले। PolicyBazaar.com पर वहाँ 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू होता है। ले लिया। अब अपनी नींद से उठो बेटा। अभी लो टर्म लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम PolicyBazaar.com। क्रेमाफिन डे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। Go hingeless with Lenskart Air app. Lenskart. Download the app or call 1-800-111-111. मम्मा, मुझे ना ज्यादा खाना देना, इतने से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे पता है कि तुझे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। शाही पनीर, मम्मा स्पेशल। राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। दंत कांति से हमने करोड़ों लोगों को दांतों की लंबी उम्र का वरदान दिया, वही दंत कांति एडवांस है दांतों की सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र। दंत कांति एलोवेरा तथा दंत कांति मेडिकेटेड है दांतों की सेंसिटिविटी का साइंटिफिक सॉल्यूशन। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला, लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच सच MDH। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रुक मत, चल तू रुक मत। सिर्फ कैस्ट्रॉल एक्टिव का बेहतरीन 3x प्रोटेक्शन रखे आपके इंजन को हमेशा फिट। कैस्ट्रॉल एक्टिव विद 3x प्रोटेक्शन। 5 lakhs। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए, लोन सही मिलेगा यहीं। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है? नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाले उन्हें पेट पर टापा कौन दिलवाएगा? असली मसाले सच MDH। उप्स, कुछ अच्छा होने वाला है। PolicyBazaar.com पे आओ और कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस प्रीमियम पे 85% तक डिस्काउंट पाओ।
PolicyBazaar.com। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स द अल्ट्रा शीन पेंट दैट स्टील्स योर स्पॉटलाइट। और LabCare, most trusted brand for IT peripherals, accessories and mobile accessories. यूपी में पहले दौर की वोटिंग से पहले पीएम मोदी का बड़ा दावा। चुनावी राज्यों में बीजेपी की बड़ी लहर, भारी बहुमत से जीतेगी पार्टी। कहा जनता ने हमारा काम देखा और परखा, फिर होगी यूपी में वापसी। पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा यह समाजवादी नहीं परिवारवादी पार्टी। पारिवारिक पार्टियां लोकतंत्र की दुश्मन। कांग्रेस को बताया जातिवाद और भ्रष्टाचार का जनक। संसद में नेहरू वाले बयान पर पीएम का जवाब। कहा मैंने किसी के पिता माता नाना परदादा का अपमान नहीं किया। एक प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र किया था। राहुल पर बोले जो नेता सुनना नहीं चाहते उन्हें जवाब कैसे दूं। यूपी के सीएम योगी का एसपी पर हमला। वर्चुअल रैली में कहा एसपी सरकार में अकेले बरेली में हुए थे 8 दंगे, हमारी सरकार में नहीं हुआ एक भी दंगा। पीएम के साथ फोटो ट्वीट करके बीजेपी की जीत का किया दावा। कर्नाटक हिजाब मामले में हाईकोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत। जस्टिस दीक्षित ने कहा हमारे वक्त में स्कूल का रंग एक ही होता था, मामला अहम, बड़ी बेंच लेगी फैसला। कर्नाटक में हिजाब पर गर्मा गर्मी, कई जगहों पर पथराव। 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद, सियासत तेज। प्रियंका गांधी बोली महिलाओं को मर्जी के कपड़े पहनने का हक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवाद के पीछे बताया कांग्रेस का हाथ। आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें। बड़ी खबर यह है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने अहमदाबाद में खेले जा रहे दूसरे वनडे में शानदार जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने वेस्टइंडीज को 238 रन का लक्ष्य दिया था, जहां तक वेस्टइंडीज की टीम नहीं पहुंच पाई। इस मैच में जीत के साथ भारत ने वनडे सीरीज 2-0 की अजय बढ़त बना ली है और वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की ये 11वीं वनडे जीत है। वनडे सीरीज जीत भी है। बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बावजूद गेंदबाजों ने अपना काम पूरा किया और भारत को वनडे सीरीज का विजेता बना दिया। दूसरे वनडे में भारत ने 44 रन से जीत दर्ज की है। 12 रन देकर कृष्णा ने 4 विकेट झटके। शार्दुल को 2, सिराज चहल और दीपक को 1-1 विकेट मिला। लगातार भारत की 11वीं जीत वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में तो जीत हासिल की। 2-0 से भारत को अजय बढ़त आज के वनडे में भी हासिल हुई। गेंदबाजों ने कमाल किया। हालांकि बल्लेबाज कोई खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजों ने उसकी कमी को पूरा किया। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा देखने को मिला अहमदाबाद में। नतीजा आपके सामने है। 2-0 से वेस्टइंडीज पर अजय बढ़त बना ली गई है और वेस्टइंडीज को 11वीं बार पछाड़ने का मौका भी टीम इंडिया ने हाथ से नहीं जाने दिया। न्यूज रूम से इस वक्त हमारे खेल संवाददाता राजीव मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, बहुत ऐतिहासिक जीत है वेस्टइंडीज के खिलाफ अगर बात की जाए तो 11वीं जीत, 2-0 से अजय बढ़त इस सीरीज में कमाल कर दिया। हालांकि बल्लेबाजों ने थोड़ा मायूस किया, लेकिन गेंदबाजों ने वो मायूसी बहुत ज्यादा देर तक रहने नहीं दी। मुझे आवाज नहीं आ रही है। राजीव को आवाज नहीं आ रही है, उनके साथ ये दिक्कत दूर की जाए, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। राजीव, आपको आवाज मिली? राजीव हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये जीत जो है ये बड़ी जीत है वेस्टइंडीज के खिलाफ। 44 रन की जीत दूसरे वनडे में। दूसरा वनडे लगातार भारत ने जीता। 11वीं सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने ये जीती है वनडे सीरीज।
आज का मुकाबला 44 रन से भारत ने अपने नाम किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 12 रन दिए और 4 विकेट लिए। बेहतरीन गेंदबाजी, आप कह सकते हैं कि गेंदबाजी की बदौलत न केवल ये वनडे सीरीज जीता भारत, बल्कि आज का मुकाबला भी केवल गेंदबाजों की बदौलत ही भारत जीत पाया है। बल्लेबाजों का प्रदर्शन अप टू द मार्क नहीं था, कह सकते हैं कि निराशाजनक था, लेकिन गेंदबाजों ने उसकी भरपाई कर दी और कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन करके उन्होंने ये वनडे भारत की झोली में डाल दिया। लगातार 11वीं सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ जो भारत ने जीती है, आज के वनडे के साथ 2-0 से ये अजत बढ़त भी बना ली है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा इस वक्त एक बार फिर मेरे साथ। राजीव, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है अनुराग। बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर पर्दा डाल दिया गेंदबाजों ने, और जीत अगर कहा जाए तो गेंदबाजी से ही मिली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग। और पहले मैच में अगर आप देखें तो यजुवेंद्र चहल मैन ऑफ द मैच बने थे, और दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और साल की ये पहली सीरीज जीत है अनुराग। और वेस्टइंडीज के खिलाफ अगर हम बात करें तो 11वीं लगातार सीरीज जीत हमने हासिल की है। 2007 के बाद से हम वेस्टइंडीज के खिलाफ कभी हारे नहीं है। और देखिए इस जीत की बहुत जरूरत भी थी अनुराग, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जब साल शुरू हुआ तो हम 3-0 से सीरीज हार गए थे। और एक जो ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है इस समय, कप्तान बदले जा रहे हैं, टीम बदली जा रही है, एक सोच नई भारतीय टीम के साथ नजर आ रही है। और रोहित शर्मा ने जिस तरह से दोनों मैचों में कप्तानी की, अपने रिसोर्सेज को यूज किया, कम से कम अच्छे संकेत मिले कि इस साल की पहली जीत हमें मिली है। भले ही वेस्टइंडीज कमजोर नजर आ रही हो, लेकिन इस जीत की बहुत जरूरत थी। इस जीत की बहुत जरूरत थी और जरूरत के मुताबिक जीत मिली भी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर लौटते हैं पीएम मोदी के इंटरव्यू पर। देखिए, दोनों सदनों पर नेहरू को निशाने पर लेने पर भी पीएम ने अपनी बात बड़ी साफगोई के साथ रखी। सुनिए पहले। जो आपने स्पीच दिए राज्यसभा में, लोकसभा में, वहां पर आपने नेहरू जी के स्पीचेस पर बहुत तवज्जो दी, और यही दिखाने के लिए कि नेहरू जी ने भी ऐसे काम किए हैं जिसके लिए आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने देर रात को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मोदी जी अबाउट माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तो अब ये फिर अब पूरा परिवार के ऊपर बन गया है कंट्रोवर्सी। हालांकि आपने जो एग्जाम्पल्स दिए थे वो परिवार के ऊपर नहीं था। पहली बात है, मैंने किसी के पिताजी के कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी के दादाजी के लिए कुछ नहीं कहा है, नहीं मैंने किसी नाना जी के लिए कहा है, नहीं मैंने किसी की माता जी के लिए कुछ कहा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा है। और सरकारें कंटिन्यूटी होती है, और इसलिए एक प्रधानमंत्री के ये विचार थे तब क्या स्थिति थी, आज के प्रधानमंत्री के ये विचार है क्या स्थिति है, और देश का ये हक बनता है। अब दूसरा, बार बार हमें कहा जाता है आप नेहरू जी का नाम लेते नहीं, आप नेहरू जी का नाम, अब हम लेते हैं तो भी मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं। आलोक मेहता जी, बार बार नेहरू को निशाने पर लेने पर पहले भी सवाल उठे थे और वो सवाल पूछा भी गया। पीएम ने अपनी बात रखी भी, उन्होंने कहा कि मैंने किसी के नाना, किसी के दादा या किसी के परदादा को निशाने पर नहीं लिया, बल्कि मैंने एक पीएम के बयान का जिक्र किया था। लेकिन सवाल यह कि पीएम को जरूरत क्यों पड़ी देश के पहले प्रधानमंत्री के बयान को का जिक्र करने की, या फिर नेहरू को निशाने पर लेने की? अनुराग जी, वैसे ये बड़ा स्वाभाविक है। हम और आप इस कार्यक्रमों में कई बार हम भी इस तरह का कोट करते हैं, इंदिरा गांधी ने क्या बोला था, नेहरू ने क्या कहा था, और कई उन्होंने, आप ये देखिए, कुछ गलतियां बताई, एक दो बातें उन्होंने यही कही कि जब वो कर रहे थे वही हम कर रहे हैं, ये भी कहा उन्होंने। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ बुराई बताई है। इसलिए, और अभी मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस को निशाना बनाने का लक्ष्य है। छोटी छोटी पार्टियां जिस तरह से ब्लैकमेल करती हैं क्षेत्रीय शास्त्रीयता के नाम पर, नेता, क्षेत्रीय नेता जो करते हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी रहे कांग्रेस पार्टी, लेकिन हाँ उसमें जो कमियां है परिवार की वजह से। और यहाँ मैं जोड़ूंगा जो अभी चर्चा हो रही थी, परिवार का निशाना भी इसलिए होता है कि परिवार के पास यदि सबसे अधिक सत्ता है, बड़े पैसा है, इसलिए भी, और कोई दूसरे को बनने नहीं देना चाहता है जी। ये नाम न भी ले तो हर राज्य में आप देखेंगे कि दूसरी पार्टियों में कोई दूसरे को इसलिए स्वीकार, कांग्रेस में गांधी परिवार रहता है, तो गांधी परिवार से हटकर के यदि राष्ट्रीय पार्टी विचारों पर हो, ये उनका एक यदि सैद्धांतिक ढंग से देखें तो ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है
और वो उनका ये कहना है कि भाई हम उनके जो संस्कृति है भ्रष्टाचार या राजा जो सांप्रदायिक था। तीसरी बात ये जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए, मैं एक लाइन, क्योंकि अभी आपके पास हो सकता है आधे घंटे बाद प्रतिक्रिया आए, चुनाव से एक दिन पहले उनका ये बोलना क्या प्रचार तो रोक होती है। चुनाव आयोग से मैं इस कार्यक्रम के जरिए कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग कई बार हम लोग कह चुके हैं और आज फिर से कह रहे हैं, चुनाव आयोग पुराने घिसे पीटे नियम इस मीडिया के जमाने में जहाँ डिजिटल में सेकंड्स में जो बातें जाती है वो नियम के प्रचार अब तो कल भी पूरे महीने चलेगा। कल प्रियंका गांधी आज बोली, वो भी तो प्रचार है। जो उन्होंने जिस तरह की बातें की घटनाओं पर कर रही हैं, जिस तरह से उस मुद्दे को, अच्छा उस मुद्दे को कोई चुनाव आयोग रोक नहीं रहा है। दंगे की स्थिति पैदा हो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां सांप्रदायिक भावना भड़क सकती है कर्नाटक की वजह से, उसके बारे में ऐसी प्रतिक्रियाएं देकर के मौलवियों की बड़ी बड़ी बातें कह करके, चाहे उसमें मीडिया के लिए भी कहा जाए, क्यों इनका प्रचार किया जा रहा है दंगे कराने के लिए, ये बहुत, इसलिए चुनाव आयोग को अपने नियम बदलना चाहिए। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास लौटूंगा। देखिए, हाल फिलहाल के अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर पीएम ने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। सुनिए पीएम ने क्या कहा। और में गिर जाते हैं, वो जो फिशर्स होते हैं उनमें गिर जाते हैं। जो वो आपने तो कई सारे उदाहरण दे दिए जहां पर वो जैसे आपने कहा कि कार्ड यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन जब ऐसे पोलराइजेशन के जो किस्से हो जाते हैं तब क्या होता है, मीडिया में भी आ जाता है। और जब मीडिया में आता है, माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन इंडिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी आ जाता है। जो पूंजी निवेश करना चाहता है बाहर बैठ के, वो सोचता है यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, मैं क्यों यहाँ पर पैसे लगाऊं। तो एक आज विश्व में भारत ने अपनी एक अच्छी पहचान भी बनाई है और वो मीडिया की ताकत से भी आगे निकल गई है। अब जहां तक मीडिया का सवाल है, वो क्यों ऐसा करते हैं, किसके कारण करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके कहने से करते हैं, किसके दबाव में करते हैं, ऐसे विषयों पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मेरा इतनी समझ जरूर है कि मीडिया वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। उनको भी टीकने के लिए, अपने व्यापारिक हितों के लिए भी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो भी एक एलिमेंट है, मीडिया की कुछ मजबूरियां भी है उनकी। अरविंद मोहन जी, जो सवाल पीएम उठाते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान का उच्चारण करते हों अपने भाषणों में, चाहे वो दंगों का जिक्र करते हों विपक्ष का जिक्र आने पर, जब वही सवाल उनसे पूछे गए तो उन्होंने मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया, उन्होंने मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। देखिए, मीडिया आज के तारीख में जिस किस्म से दुनिया भर में इस्तेमाल होने लगी है, इस्तेमाल मैं कह रहा हूँ, तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम कई दफे करते हैं। तो फोर्स मल्टीप्लायर सिर्फ एक पक्ष के लिए नहीं होता है, फोर्स मल्टीप्लायर फिर दूसरे पक्ष के लिए भी होता है। और आपने जो पहले आलोक जी से बात की, उसमें भी मैं थोड़ा ये करना चाहता हूँ कि नेहरू से उनका बैर क्या है। नेहरू से बैर ये है कि वो एक पैरेलल लाइन खींचना चाहते हैं और वो लाइन नेहरू से ही शुरू होती है। नेहरू की लाइन एक बहुत साफ सुथरी, एक अलग किस्म की लाइन है। और नरेंद्र मोदी अगर चाहते हैं अपना कंपटीशन, वो मानते हैं, मैं तो इसे अच्छा मानता हूँ, तो वो नेहरू से ही वो लाइन खींचना चाहते हैं, क्योंकि अब तक जो देश चला है वो काफी हद तक नेहरू के लाइन पे चला है। तो ये सब चीजें जो हम गिनते हैं, इसमें अगर नेहरू, और नेहरू के साथ एक थोड़ी दिक्कत ये भी है कि नेहरू ने गांधी की लाइन को काटा, जो राष्ट्रीय आंदोलन की लाइन थी उसको काटा। तो नरेंद्र मोदी को दोनों सुविधाएं हो जाती हैं। आप सरदार पटेल को देखेंगे, आप सुभाष बाबू को देखेंगे, ये सब मसले पे भगत सिंह, तो आपको अगर नेहरू को काटना है तो उसमें कई तरह की, ये जो अल्पसंख्यक वाली बात आ रही है और जिस पे कई तरह से चर्चा आज भी उन्होंने की, वो भी नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की नीति की एक किस्म की आलोचना है। और संघ और बीजेपी, खासतौर से नरेंद्र मोदी के राज वाली बीजेपी, उसको ये मानती है कि वो अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण है। जी, अब ये मुसलमानों की स्थिति क्या है? अरविंद जी, समय मेरे पास कम है, एक सवाल और मेरे जहन में है, आप दोनों ही से वो सवाल का जवाब मैं चाहूंगा। आलोक मेहता जी,
विपक्ष के तमाम सवालों के बीच क्या लगता है आपको 5 राज्यों में ये जो चुनाव अब हो रहे हैं, ये चुनाव मोदी की लोकप्रियता का कितना बड़ा एग्जाम है, कितना बड़ा टेस्ट है? बहुत बड़ा टेस्ट है, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, पूर्वोत्तर मणिपुर से लेके गोवा और पंजाब, तीनों में जैसे कहें उत्तर प्रदेश तो इसलिए है कि इससे ही मोदी जी को आगे की राह मिलेगी। अरविंद मोहन जी, एक रिएक्शन आपका भी, समय की बहुत कमी है जी। मैनिफेस्टो पे तस्वीर से लेके और आज आखिरी दिन ये इंटरव्यू देने तक प्रधानमंत्री ने खुद को भी चुनाव मैदान में शामिल कर लिया। सिर्फ चुनाव कैंपेनिंग और लीडरशिप का सवाल ही नहीं है जी, एकदम वो चुनाव में शामिल हैं, तो इसलिए जीत हार का उन पे भी असर होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आलोक मेहता जी आपका, अरविंद मोहन जी आपका। पीएम मोदी का जो इंटरव्यू था उसका आकलन करने के लिए, उन्होंने तमाम सवालों के जो जवाब दिए उन्हें हमें विस्तार से समझाने के लिए, क्योंकि खबर अभी बाकी है इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जागते रहो। लेकिन आज के एडिशन में इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल रात 9 बजते खबर और खबरों के पीछे की खबर लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।